कि कोई आवेशित कण, ठीक, धनावेशित कण, कोई धनावेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, पहला। सेकंड, उसका पथ कैसा होगा। अगर उसी दिशा में गति कर रहा है तो मैग्नेटिक जो फोर्स हो गया वो तो हो गया जीरो। एक चार्ज पार्टिकल है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसका रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये बता रहे हैं। वाह भाई वाह, अच्छा क्वेश्चन है। तो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए अपन ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन सीरीज ये स्टार्ट कर रखा है, और सबसे बेस्ट स्टार्ट कर रखा है। मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा 100% दे रहा हूं इसके अंदर, कि जैसा क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं कि कैसा क्या कॉन्सेप्ट है। सब चीजें अच्छे से बता रहा हूं, बस आपको फॉलो करना है। एक बार फॉलो तो करो, गारंटी है आप बोलोगे कि हाँ सर क्वेश्चन आया था, यही कॉन्सेप्ट था, बस ऐसे ही करना होता है। हमें सारा पढ़ना नहीं होता है, हमें स्मार्ट तरीके से चलना होता है। इतना सारा सिलेबस है, उसमें से इतना निकालना पड़ता है, इतने में से इतना निकालना पड़ता है, वो इतना निकाल लेते हैं। तो ये समझो कि प्रेशर भी नहीं है, और प्रेशर नहीं है तो हम अच्छे से उसको कवर कर लेते हैं, अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसी को बार बार पढ़ लेते हैं, और एग्जाम में वही आता है और अच्छा स्कोर हो जाता है, और एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की जॉब अपनी लग जाती है। ऐसा ही होता है अगर स्मार्टली तरीके से चलते हैं तो इसी स्मार्टली तरीके से हम चल रहे थे। और रजिस्टिविटी, रजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, ओम का नियम, और डिफरेंट टेम्परेचर डिवाइसेस जैसे कि तापीय युक्तियां, इनको लेकर अपन ने डिस्कस कर लिया था। इसी के साथ क्वेश्चन भी सोलो कर लिए थे। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हम सोलो कर चुके हैं कॉन्सेप्ट के साथ में। कॉन्सेप्ट कौन सा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन है, धारा वैद्युतिकी वाला जो पोर्शन है, इसमें से जो क्वेश्चन बनता है, जो कॉन्सेप्ट बनता है, वो अपन ने तैयार कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट यूनिट पर मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर रहे हैं, जो कि है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये अपनी यूनिट है। यूनिट क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यूनिट का नाम लिख देता हूं मैं, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई क्लियर, ये अपना यूनिट है। और इस यूनिट में से आज मैं जो आपको कॉन्सेप्ट कवर करवाने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये कवर करते हो, ये जो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपका इस यूनिट में भी काम में आएगा, इसी के साथ अदर जो यूनिट है वहां पे भी काम में आएगा। मैं बताऊंगा, जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक में बताऊंगा कि ये टॉपिक कहां कहां है, कहां कहां पे इसका यूज होता है, कहां कहां पे यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। बने रहना, स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में जो पहला टॉपिक मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं, वो है एक चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर बल। इंग्लिश में बात करें तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, जो कि मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर इस यूनिट से पूछा जाता है तो मोस्टली यहां से आता है। टॉपिक मैं लिख देता हूं, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल in a magnetic field, in a
मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना भाई। गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल कहां पे? चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल, जैसा कि ये अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और क्रॉस से हम जो डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, वो बताते हैं कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये लो, डॉट शो करता है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, ये क्रॉस शो करता है अंदर, डॉट शो करता है बाहर। तो इस डायरेक्शन में अंदर की ओर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। क्लियर? एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अब ये देखो, अंदर की ओर है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड। एक बार अपन ने अंदर लिया है और ये V इधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये चार्ज पार्टिकल गति कर रहा है, तो इस पर एक चुंबकीय बल लगता है Fm, जो कि आता है Q V क्रॉस B। बस ये ध्यान रखना, 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, Q V क्रॉस B होता है। अब V एंड B के बीच में जो एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स चेंज हो जाएगा। बस यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या आता है, चुंबकीय बल क्या आता है, Q V क्रॉस B। अब मैं इसको ओपन कर लूं तो मेरे पास हो जाता है Q VB साइन थीटा। यस, Q VB साइन थीटा, ये हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। अब थीटा 0 डिग्री हो क्या, यहां पे बात करें, अभी तो केस स्टार्ट होगा, अभी तो मेन चीज स्टार्ट होगी, क्रीम चीज तो अभी स्टार्ट होगी। देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू VB साइन थीटा, साइन थीटा। वेक्टर में लिखूं तो यहां पे वेक्टर लग जाएगा, ठीक, वेक्टर में बता देता हूं, यहां पे वेक्टर है, वेक्टर में ये n कैप हो जाएगा। देखो, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो रिजल्ट ये होता है कि उसका जो डायरेक्शन होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होता है। मतलब Fm जो आएगा वो V के भी लंबवत होगा, वो B के भी लंबवत होगा, मतलब V एंड B के तल के लंबवत होगा मैग्नेटिक फोर्स। ये चीज ध्यान रखना, ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, क्रॉस गुणा का ये एक गुण है कि भाई V क्रॉस जब भी होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो दोनों के लंबवत होता है। क्लियर? और जो इसका डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन बतानी है अपने को तो अपन बता सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से, स्क्रू रूल से, पेच नियम से, ठीक, दक्षिणावर्ती पेच का नियम जो है, या फिर इस प्रकार से अब अपने अपने राइट हैंड को इस प्रकार से फैलाएं, इस प्रकार से घुमाएं, टर्न करें, जैसा कि देखो एक बार देख लो, ये V हो गया, ये B हो गया, ये V एंड ये B एंड ये थीटा बन रहा है यहां पे। तो यहां पे F की डायरेक्शन क्या होगी, V से B, ये V एंड ये B, V से B की ओर घुमा रहा हूं, V क्रॉस B। तो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फोर्स आ गया इस प्रकार से परपेंडिकुलर, इन दोनों के तल के परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा Fm। ये V एंड ये B, तो V क्रॉस B जो कि होगा F, ये F का डायरेक्शन होगा। क्लियर? चलो, ये तो थोड़ा बहुत बेसिक था। अब आता है यहाँ पे मेन चीज जिसकी बात कर रहे थे, 3 केस यहाँ पे स्टडी करेंगे। थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री हो, मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में उसी की दिशा में गति करे या फिर उसके विपरीत दिशा में गति करे, तो Fm कितना होगा, तो Fm आप बोलोगे 0 होगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। इस केस में क्वेश्चन ये पूछता है कि कण का पथ कैसा होगा, कण का पथ कैसा होगा। क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन ये हो गया कि कोई आवेशित कण, ठीक, धनावेशित कण, कोई धनावेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, पहला।
सेकंड, उसका पथ कैसा होगा, अगर उसी दिशा में गति कर रहा है तो मैग्नेटिक जो फोर्स हो गया वो तो हो गया जीरो, और जब मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया मतलब एक्सिलरेशन जीरो हो गया, त्वरण जीरो हो गया, त्वरण जीरो हो गया मतलब वेग क्या हो गया, नियत यानी कांस्टेंट, वेग क्या हो गया कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, पाथ जो हो गया वो हो गया लीनियर, सरल रेखीय पाथ हो जाएगा। कैसा पाथ हो जाएगा, सरल रेखीय। भाई कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, वो जैसा मूव कर रहा है वैसा का वैसा मूव करता रहेगा, तो पाथ कैसा हो जाएगा, सरल रेखीय। जैसा पाथ था वैसा का पाथ, वैसा का वैसा पाथ रहने वाला है, वेलोसिटी उसका नियत रहेगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। तो यहां पे पाथ कैसा होगा इसका, लीनियर होगा भाई, सरल रेखीय पथ होगा। अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया, एक्सिलरेशन वैसे जीरो हो गया, v नियत आ गया, पाथ कैसा आ गया, लीनियर सरल रेखीय। क्वेश्चन बन गया, कैसा पाथ होगा, सरल रेखीय पाथ होगा। कैसा पाथ होगा, सरल रेखीय पाथ होगा। कैसा पथ होगा, सरल रेखीय पथ होगा। थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, एफ एम क्या होगा, जीरो, एक्सेलरेशन क्या, जीरो, वेग क्या, नियत, पाथ कैसा, लीनियर यानी सरल रेखीय। क्लियर ये बात, ये फॉर्मूला यहीं से सारा क्लियर। कि सेकंड डिस्कस करते हैं, देखो कि सेकंड, केस सेकंड स्थिति 2, थीटा अगर 90 डिग्री हो तो, थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो एफ एम कितना आ जाता है, देखो मैग्नेटिक फोर्स अपने पास आ जाता है क्यू वी बी मैक्सिमम, इस केस में अधिकतम चुंबकीय बल लगता है, और जो पाथ हो जाता है, जो पथ हो जाता है, पाथ हो जाता है वो हो जाता है इसका सर्कुलर। कैसा पाथ हो जाता है, सर्कुलर वृत्तीय पथ हो जाता है, वृत्तीय पथ। अब देखो इसको अपन देख भी सकते हैं, जैसा कि ये आपका स्टार्टिंग में मैंने यही केस कंसिडर किया था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, और इसमें जैसा कि ये चार्ज है अपने पास, ये लो, ये क्यों चार्ज है, ये इधर गति कर रहा है, ठीक है, और बी है अंदर की ओर, बी है अंदर की ओर, तो v क्रॉस बी से, v बी अंदर है, v क्रॉस बी से इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, तो मतलब ये इस तरफ मूव करेगा, ये एफ एम हो जाएगा इधर। जैसे ही इस तरफ फोर्स लगेगा मतलब ये ऊपर की ओर मूव करने लगेगा, यानी यहां पे इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगा। जब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगा तब उस केस में ये अंदर की ओर, वेलोसिटी ऊपर की ओर, फोर्स लगेगा, ऐसे घुमा के देखें इधर। जब ये थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, जैसे कि यहां पे आ गया, अब ये इधर मूव कर रहा है इधर, तो इस डायरेक्शन में ये इधर मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक जो फील्ड है वो अंदर की ओर है, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ये इधर और ये इधर, तो v क्रॉस बी के अकॉर्डिंग वापस से आपका फील्ड, वापस से आपका एफ एम इधर लगेगा। जब ये इधर मूव करेगा मतलब वेलोसिटी इधर होगा, तो उस केस में फोर्स लगेगा इधर, और इस प्रकार से इसका पाथ हो जाता है सर्कुलर। ये हम किस प्रकार से बता रहे, किस रूल से, यही रूल से, राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से, उसी रूल से आ रहा है। अगर ये रूल भी अच्छा नहीं लगता है तो दूसरा रूल आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाओ कि जो ये अंगुली है, ये अंगुली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, तो ये मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये वेग को प्रदर्शित करे, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय बल को प्रदर्शित करेगा। ये होता फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन इस चक्कर में ना पड़ के अपने पास डायरेक्ट राइट हैंड रूल है, ऐसे घुमाओ, V से B की ओर जाओ, तो ये बता देगा अपने को चुंबकीय बल की दिशा को। क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग इसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर यानी वृत्तीय पाथ हो जाएगा।
ठीक, फोर्स हो जाएगा ये। तो केस सेकंड अपन ने डिस्कस किया कि थीटा अगर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो फोर्स लगता है इतना। पाथ कैसा हो जाता है इसका? सर्कुलर यानी वृत्तीय, वृत्तीय पाथ होता है। पूछता है कि जब एक कण, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा? एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो चार्ज का पथ कैसा होगा, पाथ कैसा होगा? तो चार्ज का पाथ सर्कुलर होगा, वृत्तीय होगा, फोर्स लगेगा अधिकतम। क्लियर? चलो, ये था केस सेकंड। बात करते हैं केस थर्ड की। यहां से सभी जगह से क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन पूछता रहता है भाई, ध्यान रखना ये चीज। केस थर्ड, तीसरी स्थिति की बात करते हैं। केस थर्ड, केस थर्ड है कि थीटा जो है वो ना तो 0 डिग्री हो, ना ही 180 डिग्री हो, ना ही 90 डिग्री हो, एनी अदर एंगल हो, कोई अन्य कोण हो, एनी अदर थीटा, कोई अन्य कोण हो, अन्य कोण हो। मतलब है अब V एंड B के बीच में जो एंगल है वो ना तो 0 है, ना 90 है, ना 180 है, वो कोई अलग ही एंगल है, वो कोई अलग ही एंगल है। तो उस केस में, उस स्थिति में कण का पथ कैसा होगा? यही है मेन, पथ कैसा होगा, पाथ कैसा होगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि जैसे ये x है, ये y है और ये z है। जो चार्ज पार्टिकल है वो ये रहा, ये ऐसे मूव कर रहा है, प्लस है, ठीक, ऐसे मूव कर रहा है। यहां से कोई ना कोई एंगल थीटा बना रहा है, ना वो ये बना रहा है, ना वो ये, ना वो ये। तो ये हो जाएगा आपके पास v कोस थीटा और ये हो जाएगा v साइन थीटा। तो ये हो गया इस डायरेक्शन में b, v एंड b के बीच में एंगल कितना है? थीटा। ठीक, v एंड b के बीच में एंगल कितना है? थीटा, थीटा। क्लियर? v एंड b के बीच में एंगल थीटा। अब देखो, v कोस थीटा b के डायरेक्शन में है, तो वेग का क्षैतिज घटक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, वेग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो इस केस में होगा क्या? दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग का केस याद करो, उसमें बताया था जब वेग और b, मतलब v और b 0 डिग्री पे होते हैं, सेम डायरेक्शन पे होते हैं, तब कण का पथ सरल रेखीय होता है। मतलब v कोस थीटा एंड b के कारण उस पर फोर्स लगेगा 0 और इसके कारण इसका पाथ होगा इधर। v साइन थीटा b के लंबवत है, v साइन थीटा b के लंबवत यानी परपेंडिकुलर है। तो अभी सेकंड केस जो अपन ने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि जब v b के परपेंडिकुलर होता है तो उसका पाथ होता है सर्कुलर। मतलब v कोस थीटा तो उसको आगे की ओर धकेलता है और v साइन थीटा उसका पाथ बनाता है सर्कुलर। मतलब ये ऐसे गति करता हुआ जाता है आगे। इस पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ, सर्पिलाकार पथ। तो कैसा पथ होगा? ध्यान रखना, सर्पिलाकार। किसी अन्य कोण पर अगर प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो उसका पाथ होता है हेलिकल, सर्पिलाकार पथ होता है। ध्यान रखना, कैसा पथ होता है? सर्पिलाकार। क्लियर? तो बस यही है जो कि अपने को ध्यान रखना है यहां पे। बस यहीं से क्वेश्चन पूछता है, पूछ लेता है। 0 डिग्री हो तो क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री 0 डिग्री में मोस्टली ज्यादा पूछता है। और ये कभी कभी पूछ लेता है कि भाई कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उसका पथ सर्पिलाकार हो रहा है, तो निम्न में से किस कोण पर वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है? ऐसा क्वेश्चन आ गया। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। ये पहला टॉपिक था जिसमें अपन ने पढ़ा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और 3 केस, थीटा 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो और एनी अदर एंगल हो तो उसका पथ कैसा होता है? पहला। सेकेंड,
उस पर फोर्स क्या लगता है वो, यहां पे भी फोर्स हम निकाल सकते हैं भाई, क्यू बी बी साइन थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? चलो चलो अगला टॉपिक हम बात करते हैं लोरेंज फोर्स की, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या? लोरेंज फोर्स। लोरेंज बल। लोरेंज बल क्या है? ये कह रहा है, ये ऐसा बताना चाहता है कि एक स्थान है, एक प्लेस है जहां पे एक चार्ज गति कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड अगर हो और चार्ज आपका गति कर रहा हो, दोनों फील्ड हो और चार्ज आपका गति कर रहा हो, तो उस केस में जो नेट फोर्स होगा, उस नेट फोर्स को लोरेंज फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लोरेंज फोर्स, लोरेंज बल कहते हैं। क्लियर? जैसे कि ये चार्ज है अपने पास क्यों, ठीक, ये गति कर रहा है v वेलोसिटी से, और ऐसे फील्ड में जहां पे ई भी है और बी भी है, डायरेक्शन अभी सेम मत लेना, ई और बी दोनों है, कहने का मतलब है ई भी है और बी भी है और वो गति कर रहा है ऐसे फील्ड में। तो इस केस में हम बात करें, जो नेट फोर्स हो जाएगा वो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो हो जाएगा क्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो जाएगा, अभी पढ़ा अपन ने, क्यू वी क्रॉस बी। दोनों का ऐड कर देंगे बस भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना लगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना लगा, दोनों का ऐड। यहां से Q बाहर आ गया और ये हो गया E प्लस वी क्रॉस बी। ये लो, बस ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पे भी हम केस कंसिडर करने वाले हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहला केस अपन यहां पे कंसिडर कर लेते हैं, केस फर्स्ट, कि भाई वी बी एंड ई तीनों सेम डायरेक्शन में हो, वी बी एंड ई इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, समान दिशा में। मतलब जो कण गति कर रहा है उसका वेग, चुंबकीय क्षेत्र बी, विद्युत क्षेत्र ई, तीनों एक ही दिशा में हो, तो उस स्थिति में लोरेंज फोर्स कितना हो जाएगा? देखो इसके अकॉर्डिंग, देखो वी और बी दोनों एक डायरेक्शन में है, तीनों एक डायरेक्शन में है, मतलब ये देखो ये केस, ई भी इधर, बी भी इधर और वी भी इधर, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि वी बी साइन थीटा होगा, साइन जीरो जीरो, मैग्नेटिक फोर्स तो क्या हो गया, जीरो। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई, मतलब उस पर केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, यानी जो लोरेंज फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू ई। ये हो जाएगा लोरेंज फोर्स क्यू ई, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्यू ई। तो लोरेंज फोर्स क्यू ई हो गया, मतलब यहां पे केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। क्लियर? तो यहां पे इसके पाथ की बात करें, पथ कैसा होगा, पथ वो ही लीनियर ही होगा, सरल रेखीय ही होगा। कैसा होगा, सरल रेखीय, बट वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कांस्टेंट? क्योंकि यहां पे फोर्स काम करेगा, फोर्स काम करेगा तो एक्सीलरेशन, त्वरण काम करेगा, त्वरण काम करेगा, और त्वरण काम करने के कारण इसका वेग बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब कैसे बढ़ सकता है, कैसे घट सकता है? अगर चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है, देखो यहां पे चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव होगा और ये इधर गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको इधर ही धकेलेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल होता है, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज पार्टिकल होता है और वो भी धनावेशित हो, पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर ही लगता है, मतलब इधर फोर्स लगेगा।
और इधर फोर्स लगने के कारण इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। पाथ कैसा होगा वो लीनियर। लेकिन इधर लगे तो, मतलब ये माइनस चार्ज हो तो, माइनस चार्ज होगा तो उसमें फोर्स लगेगा जस्ट अपोजिट, इधर लगेगा, मतलब इसका वेलोसिटी घटेगा, इसका वेलोसिटी घटेगा, स्पीड घटेगा, चाल घटेगी, लेकिन पाथ वही लीनियर। क्लियर। तो ये था भाई आपका लोरेंट्ज फोर्स, और लोरेंट्ज फोर्स में पहला केस जो कि अपन ने कंसिडर किया, VBE सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आपका लोरेंट्ज फोर्स लगता है QE। कितना लगता है? QE। हाँ, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे बात करते हैं, केस सेकंड यहां पे कंसिडर करते हैं। देखो केस सेकंड, केस सेकंड देखते हैं। केस फर्स्ट देखा कि भाई ये सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होता है। क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, मेरी जो अभी इसके बाद में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसके बाद में आपको क्वेश्चन सीरीज पे लेके चलूंगा। क्वेश्चन सीरीज में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। अब मैं कह रहा हूं कि भाई E परपेंडिकुलर B परपेंडिकुलर V, मतलब तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। मतलब जैसा कि हम बात करें कि ये चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी इधर है इसका, ठीक, B इधर है इसका, और ये E ले लेते हैं इधर, इधर E है जैसा कि, और इधर है B, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो गए। तो इस केस में हम बात करें V क्रॉस B, ये तो आएगा इस डायरेक्शन में जो कि हो जाएगा FM, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर FE, FE इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस केस में FM लगेगा इधर, FE लगेगा ऊपर की ओर। क्या समझ में आया? क्या V क्रॉस B इधर हो गया ना, अरे ऐसे V क्रॉस B, V से B की ओर मैग्नेटिक है, फोर्स की डायरेक्शन चुंबकीय है, बल की दिशा आगे नीचे की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, मतलब ये ऊपर की ओर, मतलब QE की डायरेक्शन ऊपर की ओर, और जो FM आएगा उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर। मतलब यहां से क्या हो गया, FE इज इक्वल टू FM। किस केस में? जब तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। FE बराबर क्या हो जाता है? FM हो जाता है। अरे इस चीज को कवर कर लो, ये बढ़िया चीज है, क्वेश्चन आता है यहां से। FE बराबर क्या हो गया? FM। क्लियर। FE बराबर FM, FE कितना है? QE, और FM कितना है? QVB। मतलब Q से Q कट गया, इस केस में V हो जाता है E/B। बस ये चीज ध्यान रखो यहाँ पे। तो लोरेंट्ज फोर्स में दो कंडीशन जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, पहला तो हो गया कि भाई ये तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तीनों परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, एक डायरेक्शन में हो तो क्या होगा। तो केस सेकंड था अपना, केस फर्स्ट अपन ने डिस्कस कर लिया। क्लियर हुआ? लोरेंट्ज फोर्स केस फर्स्ट, तीनों सेम डायरेक्शन में हो तो ये पार्ट जीरो। केस सेकंड अपन ने डिस्कस किया कि तीनों परपेंडिकुलर हो, तीनों ही परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में FE बराबर FM और V बराबर E/B। क्लियर। मतलब यहां पे जो कण का जो पथ होगा वो सरल रेखीय ही होगा। पथ कैसा होगा? सरल, क्योंकि ये दूसरे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पथ तो सरल रेखीय होगा, और साथ में वेलोसिटी भी इसका क्या होगा? कांस्टेंट। क्योंकि वेलोसिटी ना तो कोई बढ़ाएगा ना कोई घटाएगा, मतलब वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर। तो ये था भाई लोरेंट्ज फोर्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं। और ये सारे काम के टॉपिक हैं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं एक शानदार टॉपिक की ओर, जो कि है साइक्लोट्रॉन। क्या है? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन से भी क्वेश्चन आते हैं भाई। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है
जिसके माध्यम से धनावेशित कणों को त्वरित किया जाता है। पॉजिटिव पार्टिकल्स को एक्सिलरेटेड मोशन में लाया जाता है, किसके थ्रू? साइक्लोट्रॉन को। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब वो एक्सिलरेटेड हो जाएंगे तो उनका यूज हम न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रियाओं में कर लेंगे। तो साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या है? एक ऐसा उपकरण है जो कि धनावेशित कणों को त्वरित करता है। क्या करता है? त्वरित, एक्सिलरेटेड मोशन में लेके आता है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फील्ड काम करते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों। साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगता है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको त्वरित करता है, एक्सिलरेटेड मोशन में लेके आता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ में घुमाता है, सर्कुलर पाथ में घुमाता है। तो चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेटेड कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड उसको वृत्ताकार पथ में गति करवाता है। एक डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको त्वरित करता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको वृत्ताकार पथ पर घुमाता है, सर्कुलर पाथ में उसको रोटेट करवाता है। क्लियर? इसमें क्या होता है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र काम करता है एन से एस, और दो डी आकार की, यहाँ पे दो डी शेप में, डी शेप में कुछ धातु का होता है, और उस धातु पे जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, या कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जैसा कि ड्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक, या फिर अल्फा कण हो गया, और उस अल्फा कण को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है बाहर से जोड़ के। इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो वो एक्सिलरेटेड होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो सर्कुलर पाथ में गति करता है। सर्कुलर पाथ में क्यों गति करता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। किसकी वेलोसिटी के? उस चार्ज पार्टिकल की। तो उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने के कारण उसका पाथ कैसा हो जाता है? सर्कुलर। अभी अपन ने पढ़ा कि जब चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण के वेग के लंबवत होता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी ही व्यवस्था होती है कि जो बी होता है वो वी के लंबवत होता है, वी के लंबवत, वी मतलब आवेशित कण के वेग के, इस कारण वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है, और ई उसको त्वरित करता है। बस इतना ध्यान रखना, अपने को ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस समझना है इसको। तो साइक्लोट्रॉन में ये वृत्ताकार पथ पर गति करता है और एक्सिलरेटेड मोशन में होता है। तो यहां पे एक चीज जो कि आपसे पूछता है वो है टाइम पीरियड, आवर्तकाल, टी। भाई जैसे ये वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है ये चार्ज पार्टिकल, ये लो, ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर काम कर रहा है इसके वेग के लंबवत, ठीक। ये टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अगर इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, इसका त्रिज्या आर है, तो आवर्तकाल होता है समय बराबर दूरी बटे वे चाल। दूरी कितना? 2 पाई आर, चाल कितना? v, तो 2 पाई आर अपॉन वी हो गया, ठीक। अब देखो चुंबकीय बल जो होता है इसको वृत्ताकार पथ पर गति करवाता है, मतलब इसको वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv² अपॉन आर कहां से मिलता है? चुंबकीय बल से। और चुंबकीय बल क्या होगा? क्यू वी बी होगा, क्योंकि थीटा कितना है? 90 डिग्री, तो कितना हो गया? क्यू वी बी। कट गया, mv अपॉन आर आ गया, क्यू बी क्या आ गया? क्यू बी, mv अपॉन आर क्यू बी। यहां से अगर मैं आर का वैल्यू पुट करूं तो कितना हो गया? mv अपॉन क्यू बी हो गया। और ये वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो t बराबर आ जाएगा मेरे पास 2 पाई m अपॉन क्यू बी। बस क्वेश्चन यहीं से बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, 101% क्वेश्चन बनता है। t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। पूछता है एक कण, एक आवेशित कण है, धनावेशित कण है, जो चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो उसका आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर नहीं करेगा? एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है,
तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड नहीं करेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं वो एम पर डिपेंड करेगा, क्यू पर डिपेंड करेगा, बी पर डिपेंड करेगा। बट वो वी पर डिपेंड करेगा क्या, वेलोसिटी पे नहीं करेगा। नहीं आ रहा, यहां से ये पूछता है क्या वेलोसिटी पे निर्भर करेगा, नहीं करेगा। क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप बोलोगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन भी है। तो आवर्तकाल हो गया ये। यहीं पे इसकी आवृत्ति बताऊं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आवर्तकाल का व्युत्क्रम यानी क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। यहां सबसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, सभी फॉर्मूला से मैंने वही टॉपिक लिए हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो एफ इज इक्वल टू क्यूबी अपॉन 2 पाई एम, ये हो जाएगी यहां पे फ्रीक्वेंसी इसकी, क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। तो टाइम पीरियड ये आ गया इसका फ्रीक्वेंसी। यहीं पे पूछता है गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी वो भी देख लेते हैं। देखो ये चीज क्लियर, गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, देखो नेक्स्ट टाइम पीरियड के बाद में काइनेटिक एनर्जी पे मूव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होता है अपने पास 1/2 mv², हम सभी को पता है। और यहां पे यही इसकी एनर्जी होती है। 1/2 mv² से 1/2 m, v का वैल्यू हम कहां से पुट करें, v का वैल्यू हम पुट करेंगे mv/r, आया अपने पास क्यूबी, v का वैल्यू कितना आ गया QB/r/m, यानी q² b² r²/m²। यहां से इसका वैल्यू आ गया q² b²/2m और ये r²। ये हो गया यहाँ पे एनर्जी। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। क्लियर, टाइम पीरियड और ये गतिज ऊर्जा। टाइम पीरियड से कैसा क्वेश्चन बनता है जो कि मैंने आपको बता दिया। एनर्जी से भी क्वेश्चन बनता है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। कैसे बनेंगे आप बोलोगे हाँ सर ये क्वेश्चन बनते हैं, आप खुद बोलोगे अगर पहले एग्जाम दिया है तो आप लोगों ने। क्लियर, अब बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि सभी यूनिट में काम आता है। अल्फा कण, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। एक्सीलरेशन का रेशियो पूछ लेता है, यहां पे टी का रेशियो पूछ लेगा, आर का रेशियो पूछ सकता है, रेडियस क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा, ई का रेशियो क्या होगा। वो कब पता कर सकते हैं, कब बता सकते हैं, जब अपने को पता हो कि अल्फा कण के बारे में उसका चार्ज क्या है, उसका मास क्या है। ठीक, न्यूट्रॉन के बारे में उसका चार्ज क्या है, उसका मास क्या है, प्रोटॉन के बारे में उसका चार्ज क्या है, उसका मास क्या है। तो ये चीज अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल और ले लेते हैं ड्यूट्रॉन, ठीक, और ले लेते हैं प्रोटॉन। ये तीन ही लेंगे यहाँ पे। ठीक, चलो इन तीनों की बात करते हैं। देखो प्रोटॉन के बारे में तो आप सभी को पता है, प्रोटॉन के बारे में आप सभी को पता है। इसके चार्ज की बात करें, किसकी बात करें, चार्ज की। देखो किसकी बात करें, चार्ज की, चार्ज CHARGE। इस पर जो आवेश होता है प्रोटॉन पर, वो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसका पॉजिटिव वैल्यू होता है, मतलब +E होता है, +E। यहीं पे इसका मास की बात करें, इसके द्रव्यमान की बात करें, तो मास कितना होता है MP, MP मध्य प्रदेश नहीं, M प्रोटॉन का मास, कितना, प्रोटॉन का मास। ड्यूट्रॉन की बात करें तो देखो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन क्या है। ड्यूट्रॉन जो है वो आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ड्यूटीरियम, क्या है, ड्यूटीरियम, उसका न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लियस है। ड्यूटीरियम जो है
ड्यूटेरियम जो है उसका न्यूक्लियस, उसका नाभिक क्या कहलाता है? ड्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम का नाभिक न्यूक्लियन, ड्यूटेरियम का नाभिक ड्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम का नाभिक ड्यूट्रॉन। इसी प्रकार से अल्फा पार्टिकल जो होगा वो होगा हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक यानी न्यूक्लियन, जो न्यूक्लियस जो होगा इसका, हीलियम का जो न्यूक्लियस होगा उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ड्यूट्रॉन ड्यूटेरियम का नाभिक, ड्यूटेरियम होता है आपका 1H2, क्या होता है? 1H2। तो इसका न्यूक्लियाई, इसका नाभिक क्या होगा? मतलब 1 प्रोटॉन, नाभिक में बात करें 1 प्रोटॉन और 1 होगा न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर पाथ में होता है, नाभिक में तो क्या है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। तो ड्यूटेरियम का नाभिक में एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका चार्ज क्या हो गया? जो प्रोटॉन का चार्ज है, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं होता, मतलब प्लस ई। मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो द्रव्यमान क्या हो गया? प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, मतलब कितना आ गया? 2mp, mp प्लस mn यानी 2mp। अल्फा पार्टिकल की बात करें, हीलियम जो है इसका न्यूक्लियस ही अल्फा पार्टिकल होता है। तो न्यूक्लियस में हम बात करें तो न्यूक्लियस में क्या होगा भाई? 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन और 2 ही क्या है? न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन 2 ही क्या है? न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये है कहां पे? हीलियम में। क्लियर? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मतलब इसका चार्ज क्या हो गया? प्रोटॉन का चार्ज यानी 2e। और द्रव्यमान की हम बात करें तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन यानी 4mp हो गया। बस ये लो, ये ध्यान है तो सब कुछ पता है। तो ये था भाई कॉन्सेप्ट आज का, आज के टॉपिक्स के लिए। और ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता रहता है। क्वेश्चंस की बात करेंगे अभी तो ये चीज क्लियर होती है कि भाई अल्फा पार्टिकल में प्लस 2e चार्ज होता है, 4mp हो जाता है, प्रोटॉन के मास के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। कैसे? हीलियम का नाभिक, अपने को ध्यान रखना है, अल्फा पार्टिकल क्या? हीलियम का नाभिक। ड्यूट्रॉन क्या? ड्यूटेरियम का नाभिक। प्रोटॉन तो जैसे है ही, तो प्लस ई एमपी प्लस ई 2mp, 2mp क्लियर ना? और यहाँ पे प्लस 2e 4mp। क्लियर? तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं उनकी बात करते हैं। 31वां नंबर का क्वेश्चन आता है और सारे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा उसी पे बेस्ड है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। जैसा कि अपने पास क्वेश्चन आता है, ये क्या है क्वेश्चन? एक समरूप विद्युत क्षेत्र तथा समरूप चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में उत्पन्न किए गए हैं, उसी दिशा में एक इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया जाता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब क्या दे रखा है? क्वेश्चन में बता रखा है अपने को कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है एंड उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। मतलब ई, वी एंड बी तीनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है और जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक, तो ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा राइट होगा? ये रहा, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन टर्न इनटू राइट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन दाईं दिशा में मुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाईं दिशा में मुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की चाल घट जाएगी। क्या होगा? अभी अपन ने ये डिस्कस भी किया था, ये कॉन्सेप्ट अभी अपन ने ऊपर देखा था, उसी के अकॉर्डिंग होगा ये। देखो यहाँ पे ई, वी एंड बी तीनों सेम डायरेक्शन में है। क्लियर? तो हमें पता है फोर्स के रिगार्डिंग लॉरेंट्ज फोर्स होता है क्यों? ई प्लस वी क्रॉस बी होता है, ये होता है लॉरेंट्ज फोर्स। अब तीनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब वी एंड बी के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। एंगल 0 डिग्री है तो मतलब वी बी साइन 0 डिग्री, मतलब ये तो गया, बच गया। टोटल जो फोर्स बचेगा इस बार, अब अपने पास जो फोर्स बचेगा वो हो जाएगा
क्यू ई। ये पर डिस्कस भी किया था अपन ने लॉरेंट्ज फोर्स के कंडीशन में कि जब तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं ई वी बी, तो वी बी साइन थीटा वी बी साइन थीटा, यानी मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो जाता है, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बचता है जो कि क्यू ई रहता है। मतलब उस पर फोर्स काम करेगा क्यू ई। अब देखो क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे ई इधर है, बी इधर है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कौन है? इलेक्ट्रॉन, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ई बी एंड वी। तो पूछा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्या स्पीड घटेगा, स्पीड बढ़ेगा, या ये राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, क्या होगा? अब देखो क्यू ई जो काम करेगा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट काम करेगा, ये इधर काम करेगा क्यू ई, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यहीं पे प्लस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में काम करता। मैंने बताया था ये, जब तक मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बताया भी था ये। तो यहाँ पे ये जो फोर्स काम करेगा ये इधर जस्ट वेलोसिटी के अपोजिट काम करेगा। तो होगा क्या? इसका स्पीड कम होगा या बढ़ेगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इसको रोक रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रोक रहा है और ये गति कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका स्पीड होगा वो घटेगा। क्या होगा? घट जाएगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इसका स्पीड जो होगा वो घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। यहीं पे अगर ये प्रोटॉन होता तो इसका स्पीड बढ़ जाता, क्योंकि उसी डायरेक्शन में आपका क्यू ई लगता। बट यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि इसकी वेलोसिटी को, इसकी स्पीड को घटाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, लॉरेंज फोर्स है। लॉरेंज फोर्स कैसा है भाई, बताओ कौन सा है? ऑप्शन में अभी पढ़ा है अपन ने, लॉरेंज फोर्स होता ही है। क्लियर? नेक्स्ट 33, क्या है क्वेश्चन? v वेग से गतिशील एक प्रोटॉन यानी आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। प्रोटॉन बिना किसी विक्षेप के गतिशील रहेगा यदि, कब वो गतिशील रहेगा? विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो गति रहेगा, गति करता रहेगा। कब होगा ऐसा, ये बताना है कि भाई उसका वेलोसिटी अगर v था तो वो v ही बना रहे। किस केस में ऐसा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ये भी अपन ने डिस्कस किया था, और ऐसा क्वेश्चन आता है, देख लो मैंने आपको दिखा दिया। ई बी के लंबवत है, ई वी के समांतर, बी के लंबवत है। ठीक, मतलब ई इज पैरेलल टू वी बट ई इज परपेंडिकुलर टू बी। ई वी एंड बी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंड v इज इक्वल टू ई अपॉन बी एंड 430। कब होगा, किस केस में उसके स्पीड में, उसकी वेलोसिटी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा? कब? प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, कब होगा? जब देखो ई वी एंड बी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उस केस में एफ ई इज इक्वल टू एफ एम हो जाता है। मतलब किसी प्रकार का उस पर फोर्स काम नहीं करता है, मतलब जो उसका वेलोसिटी होता है उसी वेलोसिटी से वो मूव करता रहता है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन था कि प्रोटॉन बिना किसी विक्षेप के गतिशील रहेगा कब? जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं 34। मैंने कहा था क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं। 34, एक कण पर आवेश क्यों है? यह नियत समरूप तथा परस्पर लंबवत क्षेत्रों ई और बी में v वेग से दोनों क्षेत्रों के लंबवत प्रवेश करता है और बिना किसी परिवर्तन के उसी परिमाण या दिशा में v वेग से निर्गत होता है तब। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूं, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो यहाँ पे बता रखा है कि चार्ज है क्यों, और यह नियत समरूप तथा परस्पर लंबवत क्षेत्रों ई और बी में v वेग से दोनों क्षेत्रों के लंबवत। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि चार्ज क्यों है, ई वी बी तीनों परपेंडिकुलर है। तो ये बताओ जो चार्ज है वो बिना किसी
परिवर्तन ये परिमाण या दिशा में v वेग से निर्गत होगा, मतलब उसका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। कब होगा ऐसा? देखो क्यों v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और तीनों परपेंडिकुलर है, वही केस आ गया ऊपर वाला, तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा आएगा बताना है कि भाई वेलोसिटी क्या होगा। जो कि इस केस में आपका क्यू ई जो हो जाएगा ये क्यू वी बी के इक्वल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल, यानी ई इज इक्वल टू हो गया वी बी, या वी इज इक्वल टू हो गया ई अपॉन बी। ई अपॉन बी है किसी में? नहीं है सर, कहीं पे नहीं है। तो क्या होगा, अब देखो सारे चेक करते हैं। जहां पे जैसे कि ये बात करें, इसकी बात करें, तो बी क्रॉस ई अपॉन बी स्क्वायर है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, बी ई साइन 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है, अपॉन बी स्क्वायर, कट गया, साइन 90 का वैल्यू 1 आ गया, यानी ई अपॉन बी, वी इज इक्वल टू ई अपॉन बी। और यही होता है भाई, चारे ऑप्शन चेक करके देख लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो मिलेगा इसमें वी इज इक्वल टू ई अपॉन बी आ रहा है, और यही होता है इस केस में, जो कि अभी अपन ने ऊपर भी डिस्कस किया था। ये लो, v इज इक्वल टू ई अपॉन बी होता है किस केस में, इस केस में। और यही ये क्वेश्चन बन गया, पूछ लिया इसके बारे में। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, आ गया भाई साइक्लोट्रॉन, और साइक्लोट्रॉन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण आ गए। मैंने कहा था इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सब कुछ क्लियर है। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो एक साइक्लोट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक साइक्लोट्रॉन में है, यहाँ पे एक साइक्लोट्रॉन में क्या, एक साइक्लोट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करने में प्रयुक्त होता है। यदि त्वरित होने के बाद प्रोटॉन द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा ई है, तब अल्फा कणों द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी। देखो एनर्जी का आ गया ना, एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको करवाया भी था। एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ई जो होता है, एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी, वो होता है इसका क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m होता है, यही होता है, ये होता है एनर्जी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई प्रोटॉन का एनर्जी ई है, तो अल्फा कण का एनर्जी क्या होगा। देखो यहाँ पे अपने को ये तो सेम रहेगा, क्यू और एम, तो मतलब हम देखें यहाँ पे कि भाई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ ई प्रोटॉन, तो ई प्रोटॉन तो हो जाएगा मेरा क्यू पी का होल स्क्वायर अपॉन एम पी। ठीक, मैं कहूँ ई अल्फा, तो ई अल्फा हो जाएगा मेरा क्यू अल्फा अपॉन स्क्वायर अपॉन एम अल्फा। और अभी अपन ने डिस्कस भी किया था कि भाई ये तो क्यू पी, ये तो होता है ई, मतलब ई स्क्वायर अपॉन एम पी हो गया। अल्फा की बात करें तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का नाभिक, हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस पे चार्ज कितना, +2 मतलब +2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 4e स्क्वायर। क्लियर? एम अल्फा मास कितना होगा, मास होता है इसका 4 MP, मतलब 4 MP। क्लियर? 4 से 4 गया, ई स्क्वायर ये भी गया, ये भी गया, मतलब ईपी रेशियो ई अल्फा, या मैं कहूँ ई अल्फा कितना आएगा, वही आएगा जो पहले था। अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या? मैं फिर से बताता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ईपी की, जो कि मेरे पास कितना है, ई है, ई बता रखा है, और वो कितना होगा ई स्क्वायर अपॉन एम पी। क्लियर? यहीं पे बात करूं मैं ई अल्फा की, जो कि मेरे को बताना है कितना होगा, तो वो कितना होगा क्यू अल्फा का होल स्क्वायर। और क्यू कितना होगा अल्फा कण के लिए, अल्फा कण के लिए क्यू जो होता है वो होता है 2e, तो 2e यानी 4e का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर होता है, अपॉन एम अल्फा, एम अल्फा कितना 4 MP, कट गया, मतलब ई स्क्वायर अपॉन एम पी ही आ गया। मतलब जो प्रोटॉन के लिए एनर्जी है वही अल्फा के लिए एनर्जी होगा, मतलब इसका होगा ऑप्शन सी। क्लियर? तो 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, ये नहीं है कि भाई टुच्चू मुच्चू क्वेश्चन लेके आ गया। आगे चलते हैं 36 पे। क्वेश्चन है एक आवेशित कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या समानुपाती है। वाह, अच्छा क्वेश्चन है।
देखो, एक चार्ज पार्टिकल है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसका रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये बताना है। वाह भाई वाह, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, क्यू वी बी इज इक्वल टू हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मैंने बताया था ना, जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसको, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलेगा वो मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा, क्यों वी बी से। तो वी से वी कट गया, कैंसिल, ठीक। तो यहाँ से आर चाहिए, आर कितना हो गया, आर हो गया मेरा एम वी अपॉन क्यू बी। एम वी क्या होता है, पी, पी अपॉन क्यू बी, यानी मेरा आर कितना आएगा, पी अपॉन क्यू बी आएगा। आर आएगा मेरा पी अपॉन क्यू बी, देखो पी अपॉन क्यू बी, ये आर आएगा। तो यहां से आर देखूं मैं, पी अपॉन क्यू बी के अकॉर्डिंग किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी। किसके समानुपाती, कण के आवेश के, नहीं, व्युत्क्रमानुपाती है इसके। तो ऊर्जा के नहीं, क्षेत्र की तीव्रता के नहीं, कण के संवेग के, पी के प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, अच्छे अच्छे मार्क्स खा जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 37, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेशित कण का पथ होता है। देखो, मैंने कहा था ना, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। भाई, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और उसके परपेंडिकुलर एक चार्ज मूव कर रहा है, तो उसका पाथ कैसा होगा, ये क्वेश्चन है। क्या लीनियर होगा, क्या सर्कुलर होगा, क्या हेलिकल होगा, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखो, जब भी आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसका पाथ होता है वृत्तीय, सर्कुलर। ये हम देख सकते हैं किस रूल से, राइट हैंड रूल से, इसी के साथ में स्क्रू रूल से, इसी के साथ में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं अगले। 38, 38 क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहे अल्फा कण तथा प्रोटॉन की काल का अनुपात। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन आता है ऐसा। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है, तो बता देते हैं। टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई r अपॉन वी, और उसको जब सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। 2 पाई m अपॉन क्यू बी, देखो बी सेम है तो हटा देता हूँ, 2 पाई वैसे कट जाएगा, मतलब टी जो आएगा वो आएगा m अपॉन क्यू, m अपॉन क्यू। अल्फा पार्टिकल की बात करूंगा तो m अल्फा क्यू अल्फा। अल्फा कण और प्रोटॉन के काल का अनुपात, प्रोटॉन क्या हो जाएगा भाई, रेशियो m प्रोटॉन अपॉन क्यू प्रोटॉन। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करें तो देखो, m अल्फा तो क्या होगा, m अल्फा होगा 4mp, 4mp, और q अल्फा क्या होगा, q अल्फा होगा 2e, 2e। तो यहाँ से एक तो इसको कैंसिल कर दें, mp से mp को कैंसिल कर दें, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया भाई, 4 और ये 2, तो 2 दूनी 4। देखो, मैं इसको थोड़ा ठीक से करवाता हूँ, आप बोलोगे नहीं तो सर क्या कैलकुलेशन करा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। देखो, टाइम पीरियड का रेशो पूछा है, आवर्तकाल का अनुपात पूछा है, और आवर्तकाल टी अपने पास हो गया 2 पाई r अपॉन वी से, टी इज इक्वल टू हो गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी, यानी m अपॉन क्यू हो गया, क्योंकि बी सेम है। ठीक है, अब जैसे कि अल्फा कण और प्रोटॉन के रेशियो पूछा है, तो टी अल्फा अपॉन टी प्रोटॉन क्या होगा, m अल्फा अपॉन क्यू अल्फा मल्टीप्लाई, भाई डिवाइड करेंगे टी प्रोटॉन से, तो टी प्रोटॉन का क्या आएगा, m प्रोटॉन अपॉन क्यू प्रोटॉन, यानी क्यू प्रोटॉन अपॉन m प्रोटॉन। क्लियर। अब देखो, m अल्फा कितना होगा, m अल्फा होगा मेरा 4mp। क्लियर। क्यू अल्फा कितना होगा, क्यू अल्फा हो जाएगा मेरा 2qp। क्लियर, अब तो ठीक है ना। तो mp से mp गया, qp से qp गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ पे टी अल्फा अपॉन टीपी कितना आ गया, 2:1 आ गया, 2:1। तो देख लेते हैं 2:1 कहाँ पे है, यहीं पे है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर।
तो ऑप्शन ए यहाँ पे आ जाएगा। मैंने कहा था क्वेश्चन आते हैं, देखने को मिलेंगे आपको। 39 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश एक आवेशित कण प्रक्षेपित किया जाता है, तब इसका वेग। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसी की डायरेक्शन में एक चार्ज पार्टिकल को मूव किया जाता है, एक चार्ज पार्टिकल को भेजा जाता है, एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है। तो पूछा इसका वेलोसिटी कितना होगा, बढ़ेगा घटेगा या कोई चेंज नहीं होगा। देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इसी डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है, ठीक, इसी डायरेक्शन में एक चार्ज पार्टिकल है, क्यों, इसका वेलोसिटी है v। तो इसका वेलोसिटी चेंज होगा क्या, ये पूछा है। देखो v इधर है, b भी इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा, 0। मैग्नेटिक फोर्स 0 आ गया, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 आने से हम कह सकते हैं कि भाई इसका इस पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस कारण इसके स्पीड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि फोर्स 0 हो गया, है ना। क्वेश्चन अच्छे। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर आरोपित किया जाता है। एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई किया जाता है। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई किया जाता है। पूछा है क्या हो जाएगा, क्या इसका जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी जो फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जो फील्ड लग रहा है उसी की डायरेक्शन में मूव करेगा। ऑप्शन ए ये है, उसी की डायरेक्शन में मूव करेगा। ऑप्शन बी है फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन चक्रण करना प्रारंभ करता है। क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग स्टार्ट कर देता है। क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, वेलोसिटी इसका 0 है, मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई कर दिया। पूछा इसका होगा क्या, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट में ही रहेगा या इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फील्ड के अपोजिट मूव करेगा या फिर फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, क्या होगा। देखो इसका वेलोसिटी 0 है, इसका वेलोसिटी 0 है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं तो इस पर फोर्स लग नहीं रहा, वेलोसिटी 0 है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, रेस्ट में ही रहता है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अभी देखो अपन क्या कर देते, इसको ऑप्शन बी कर देते, इस पे ऑप्शन बी कर देते, बट ऑप्शन बी नहीं होगा क्योंकि ये गति नहीं करेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। क्लियर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि चार्ज रेस्ट में है। चार्ज रेस्ट में होता है तो किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, और मैग्नेटिक फोर्स नहीं है तो हम कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में ही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट 41वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रोटॉन, एक ड्यूटॉन, एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात पूछा है। वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक प्रोटॉन है, एक ड्यूटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, इनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है और सेम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये मूव करते हैं। तो इनका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बताना है। वही साइक्लोट्रॉन वाला आ गया, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कुलर मूव करते हैं और यहाँ पे भी सर्कुलर ही मूव करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर अप्लाई किया गया है, लंबवत अप्लाई किया गया है। तो पूछा है गतिज ऊर्जाओं का रेशियो, तो गतिज ऊर्जा ई जो होती है वो कैसे निकालें। हमें ये तो पता है भाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m होता है, बट यहाँ पे अपने को दे रखा है सेम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या दे रखा है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, उस केस में काइनेटिक एनर्जी हो जाता है आपका क्यू वी। क्यू वी, क्यू वी क्या हो गया, क्यू वी। अरे इसको ऐसे देखें, v इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू वी। डब्ल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी, चेंज हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी क्यू वी हो गया। कितना हो गया, क्यू वी। तो प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस,
ड्यूटोन की बात करेंगे तो ड्यूटोन का चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, अल्फा कण की बात करेंगे तो अल्फा कण का चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब यहाँ पे अगर अपन रेशियो निकालें, यहाँ पे अगर अपन रेशियो निकालें काइनेटिक एनर्जीज का, तो यहाँ पे वो चार्जेज का रेशियो हो जाएगा। किसका रेशियो हो जाएगा? चार्जेज का। बस क्लियर है। तो यहाँ पे बात करें जैसे ई प्रोटोन रेशियो ई ड्यूट्रॉन रेशियो ई अल्फा। ठीक, इसी का तो रेशियो पूछा है, निकाल सकते हैं। इसका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा क्यू प्रोटोन क्यू अल्फा रेशियो क्यू ड्यूट्रॉन और क्यू अल्फा। क्यू प्रोटोन कितना भाई? ई। क्यू ड्यूट्रॉन कितना? क्यू ड्यूट्रॉन हो गया वही आपका ई। क्लियर भाई, एक प्रोटॉन होता है। फिर बाद में बात करें अल्फा कितना? अल्फा होता है 2 ई से ई गया 1:1:2 आ गया, 1:1:2, यानी यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन डी आ जाएगा 1:1:2 के अकॉर्डिंग। भाई चार्जेस का रेशियो है, प्रोटॉन का चार्ज 1 ई। ड्यूट्रॉन की बात करें तो ड्यूटेरियम का नाभिक होता है। किसका नाभिक होता है? ड्यूटेरियम का। तो ड्यूटेरियम क्या है? 1H2। 1H2 मतलब चार्ज कितना? न्यूक्लियस पे चार्ज कितना? 1, यानी वापस से ई आ गया, यानी ई रेशियो ई फिर रेशियो 2 ई, यानी 1:1:2, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 42 की ओर। एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इलेक्ट्रॉन के वेग के लंबवत है तो, देखो अच्छा क्वेश्चन है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो बताओ क्या होगा? चाल घटेगी, चाल बढ़ेगी, वेग वही रहेगा, क्या होगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगा है और यहां पे इलेक्ट्रॉन जैसे ऐसे मूव कर रहा है, ये लो, ये वेलोसिटी है। तो इसका स्पीड में क्या चेंज होगा ये पूछा है। स्पीड में क्या चेंज होगा? स्पीड में, वेग के लंबवत स्पीड में नहीं पूछा, क्या चाल बढ़ेगी, चाल घटेगी, वेग वही रहेगा, चाल वही रहेगी, ऐसा क्वेश्चन है। देखो वेलोसिटी तो वो नहीं रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन का रोल होता है, क्योंकि यहां पे जब आप परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो मतलब वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन हर पल चेंज होगा। ठीक है, हर पल चेंज होगा, बट जो स्पीड रहेगा वो उसका वही रहेगा जो पहले था। मतलब चाल जो होती है ना इसकी वही रहती है, चाल वही रहती है, बट वेग वो नहीं रहता है, वेग वो नहीं रहता, वेग बदल जाता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है। हमें पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल अगर जो मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर अप्लाई किया जाता है, परपेंडिकुलर अप्लाई किया जाता है, तो होता क्या है, वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, बट उसका वेलोसिटी जो होता है उसका डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वही रहता है, मतलब उसका स्पीड वही रहता है जो पहले था, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज होता है लेकिन चाल वही रहती है। वेलोसिटी वही रहेगा ये गलत हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज होता है, चाल वही रहेगी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं 43 की ओर। बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने मेन क्वेश्चन लिए हैं। 43 है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में नियत चाल v से एक आवेशित कण r त्रिज्या के वृत्त में गति करता है, तब गति का आवर्तकाल क्या होगा? ये क्वेश्चन है। क्या है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में एक चार्ज पार्टिकल r रेडियस के सर्कल में मूव करता है, तब उसका टाइम पीरियड कितना होगा? मतलब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक चार्ज है, ठीक है, उसका वेलोसिटी v है, ठीक, r रेडियस है, उसका कितना रेडियस है? कैपिटल R। तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो उसका वेलोसिटी है वो हर पल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक, टाइम जो पीरियड आएगा वो क्या क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई वी पर निर्भर करेगा, आर पर नहीं, वी व आर दोनों पर निर्भर करेगा, आर व वी दोनों से स्वतंत्र होगा, आर पर निर्भर करेगा, वी पर नहीं। देखो टाइम पीरियड जो आता है उसका फॉर्मूला आता है 2πm
2πm/qb। तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी का टर्म दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। क्या रेडियस का टर्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मतलब जो टाइम पीरियड होता है वो ना तो आर पे डिपेंड करता है ना ही वी पे डिपेंड करता है, ना तो आर पे डिपेंड करता है ना ही वी पर, मतलब आर व वी दोनों से स्वतंत्र होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर व वी दोनों से फ्री होगा क्योंकि दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है कि जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको लेकर आया हूँ। ठीक, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। क्वेश्चन आ गया, एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वृत्तीय पथ यानी सर्कुलर पाथ में मूव करता है। जो इसका आवर्तकाल होगा वो निर्भर नहीं करेगा, किस पर डिपेंड नहीं करेगा। अभी अपन ने फॉर्मूला निकाला, टी इज इक्वल टू होता है 2πm/qb। तो वो m पे डिपेंड करेगा, वो q पे डिपेंड करेगा, वो b पर, मतलब वो b पे डिपेंड करेगा, वो q पे डिपेंड करेगा, वो m पे डिपेंड करेगा, बट वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये थे भाई कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने इस टॉपिक पर बनाए हैं। अच्छे क्वेश्चंस है, आप और भी प्रैक्टिस करो, इस कॉन्सेप्ट को तैयार करो अच्छे से, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।